मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का जो है बहुत बहुत सारा स्वागत है यूनाइटेड अड्डा 24/7 पर। और हम एक सीबीएसई बोर्ड का जो एक पैटर्न पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे बैठ करके, ठीक है ना। और पेपर हमेशा उसी के आसपास होता है और कल सुबह 5 बजे से अपना जो है वो क्या है, रिवीजन भी है, ठीक है। तो आ जाए सभी स्टूडेंट, अपन शुरू करते हैं पेपर को। अभी तो गुड नाइट भी नहीं कह सकता मैं, गुड नाइट 10 बजे के आसपास अपन इस पेपर को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इसको आराम से, ठीक है। चले भाई, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आ जाए, है ना। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, मार्क द assertion and reason, make your answer as per the course provided below. The high level of human development growth has a 53 countries. A higher investment in people and good governance has a rate this group apart from the others. आंसर दें भाई, है ना, बताएं भाई, आंसर दें इसका। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 53 कंट्रीज, करेक्ट है। द हायर इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल, अगर पीपल्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गुड गवर्नेंस है, हेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज है, कैपेबिलिटीज है, इक्वालिटी है, हेल्थ एंड जो आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर गुड है, तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर दें। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी जो है वो दोनों जो है वो करेक्ट है, ए आर का सही है। और साथ में अगर हम बात कर लें तो एक्सप्लेनेशन ए की जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, अगर हम याद देखें तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। चले, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ फीचर्स। ओके, the period between the 1901 and 1921, the period of the steady growth, the period of between 1921 1950 and the phase of strength and growth of population, period between the 1951 1981, the high but the decreasing growth rate, and after 1981 till present a period of the population explosion. आंसर दें, आंसर दें भाई, इसका आंसर दें, क्या होगा बताएं भाई। आंसर दें, सोच समझ के उत्तर देना है भाई। सर वॉइस लो है, अभी तेज कर देते हैं। लो, वॉइस की क्या चिंता की आपने, अभी तेज कर देते हैं वॉइस तो अभी बढ़ा देते हैं। साउंड सेटिंग्स ये लो, ओके ओके, अब वॉइस ठीक होगी होगी शायद, ठीक है। चले भाई, तो पीरियड ऑफ बिटवीन, तो ये जो फेज था ये क्या था, स्ट्रिंजेंट ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन था, ठीक है ना। पीरियड बिटवीन द बात करें तो 51 द स्टडी ग्रोथ है ना, बिल्कुल जो थी ग्रोथ वो स्टडी थी, ना बढ़ी ना घटी। और पीरियड ऑफ बिटवीन द 1951 एंड 1910 पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ी, और इसीलिए इस समय जो है वो परिवार नियोजन जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। और अगर ऑप्शन की बात करें आफ्टर 1981 की बात करें, हाई डिक्रीजिंग ऑफ ग्रोथ रेट, क्योंकि कई सारी परिवार नियोजन की योजनाएं जो थी यहाँ पर उसको लागू कर दिया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह और कई सारे और भी प्रोग्राम चला करके, ठीक है। चलें, तो ऑप्शन होगा बी 2143। ओके, नेक्स्ट, माराकेबो, असिरा एंड ट्रिपोली पोर्ट आर क्लासिफाइड, बताएं भाई। माराकेबो वेनेजुएला, ट्रिपोली लीबिया, अस्किरा, ठीक है, बताएं भाई, आंसर दे क्या है ये, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है, नेवल पोर्ट्स, इंटर पोर्ट्स, आंसर दें कौन से पोर्ट्स हैं। हमने कई तरह के पोर्ट्स देखे, मैं पोर्ट्स के बारे में आपको रिवीजन करा दूं। एक इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होता है, एक कमर्शियल पोर्ट्स होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पोर्ट्स की, अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स जो हैं तो बहुत सारे गुड्स का जो सप्लाई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो योगदान देते हैं, भारी सामान जो है। और कमर्शियल पोर्ट जो पैसेंजर्स देखते हैं, और दोनों का मिक्सअप जो होता है वाइड पोर्ट्स होता है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें तो आउटपोर्ट्स और
पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो नेवल पोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो नेवल कैटेगरी के होते हैं, जैसे कोची है, ठीक है, तूतीकोरिन है, कारवाड़ है। इंटर पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो इंटर पोर्ट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है इंटर पोर्ट्स की, कि कहीं से सामान आ रहा है और कहीं जा रहा है, कोपेनहेगन वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पोर्ट ऑफ कॉल की बात कर लें, ठीक है, जहाँ पर रिफ्यूलिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पर ऑयल पोर्ट्स हैं ये सब के सब, है ना। कौन से पोर्ट है? ऑयल पोर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक टैंकर पोर्ट होता है और एक रिफाइनरी पोर्ट होता है। दो तरह के पोर्ट होते हैं, टैंकर एंड रिफाइनरी पोर्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। द रिसोर्सेज इंटेंसिव अप्रोच ऑफ द मॉडर्न expensive agriculture has become unmanageable for the marginal and small farmers due to very major or the swing invest in agriculture. The most of the such farmer has restored the availing the credit from the various institution and the money lenders, but crop failure and low returns from agriculture have forced them to fall in the trap of the indebentures. बताएं भाई, both statement are true, only statement is true, only statement second is true, both the statement are wrong. आंसर दें, बताएं भाई, बताएं भाई। तो द रिसोर्सेज इंटेंसिव अप्रोच ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज बिकम अनमैनेजेबल फॉर द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर ड्यू टू अ वेरी मैनेजर ऑफ नो सेविंग इन्वेस्ट एग्रीकल्चर। तो जो इंटेंसिव अप्रोच की जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो बहुत छोटा फार्मर उसको नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इतना पैसा नहीं है, ठीक है ना, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और अगर बात कर ले तो मोस्ट of such farmer have restored the availing credit from the various institution and money lenders, but the crop failure and the low returns from agriculture have forced them to fall in the trap of the indebtedness. तो यहाँ पर जो है only statement is true, the second investment is जो है true है, the resources must be keeping in the mind the future, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बातचीत कर लें अपन, ठीक है, अगर इसकी ओके फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नो हाँ ठीक है, नहीं इसको वापस देखते हैं एक बार, ठीक है ना, इसको वापस देखेंगे एक बार अपन। हाँ, तो इसके अंदर जो है वो अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर इज फोर्थ क्वेश्चन है। मैं चेक कर लेता हूँ उसको। तो ऑप्शन बी, ठीक है ना, यहाँ पर ए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है ना। एक मिनट, सी है ना, एक मिनट रुक जाओ, है ना, अब ये देखो इसको सही कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक मिनट में सही हो जाएगा ये, एक मिनट में हो जाएगा सही, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो एंड स्मॉल फार्मर्स ड्यू टू मैरिज नो सेविंग्स, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। इस सेंटेंस को अपन जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अल्टी पल्टी करेंगे, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है ना। तो मार्जिनल स्मॉल फार्मर जो है इंटेंसिव अप्रोच वाली ग्रोथ नहीं कर पाता, और दूसरा जो है फेलियर ऑफ द लो रिटर्न, ठीक है ना, फॉल इन द ट्रैप ऑफ द, तो दोनों जो है वो करेक्ट होंगे यहाँ पर ना। हाँ, गिव द बिलो इज अ लिस्ट ऑफ द पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स द इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच। तो चार पिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, है ना। इक्वालिटी, मेकिंग इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी टू द एवरीबॉडी, द सस्टेनेबिलिटी, द कनेक्टिविटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, द प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन अ माइंड द फ्यूचर, दे एम्पावर द टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। बताया भाई, इज नॉट करेक्ट, बताया भाई, बताया भाई, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताएं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये प्रोडक्टिविटी वाला सही नहीं है, रिसोर्सेज मस्ट बी यूज कीपिंग माइंड इन द फ्यूचर, ये पॉइंट किस में जाएगा, ये जाएगा इसमें। सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो होता है, ठीक है ना, अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो है अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये कि आप कैपेबल बनाएं फ्रॉम एजुकेशन, कि कैपेबल बन जाए आपके जितने भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है आपका, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए, ठीक है ना, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़े। ऑप्शन सी,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? सिंपल, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, लैंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। चलें भाई, तो सैनियो तिब्बतन ये वाला एरिया, ठीक है ना। चलें, द ऑसिस्टिक, इंडो आयरन, द्रविड़न। तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इस एरिया में, ये एरिया जो है इंडिया का, इंडो आयरन लैंग्वेज, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? आंसर दें, बताएं भाई। The WTO is only international organization dealing with the global rules of the trade between the nations. The WTO resolve the dispute between its the member nations. The WTO cover a trade in a service such as the telecommunication and banking. WTO provide a funding to the global economic. आंसर दें इसका, आंसर दें, बताएं भाई, बताएं, आंसर दें इसका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉट फंक्शन, only international organization dealing with the global rules of the trade between the nations. WTO resolve a dispute between the members nations. WTO providing the funding global economics. आंसर दें इसका, आंसर दें। बताएं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? हाँ, WTO कवर ट्रेड इन सर्विसेज सच एज टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ठीक है ना। हाँ, कवर ए ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ लो ऑर्डर सर्विसेज? टीचर, गार्डनर, लॉयर, म्यूजिशियन। आंसर दें। लो ऑर्डर ऑफ सर्विसेज, तो लो ऑर्डर ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात कर लें तो यहां पर जो है गार्डनर जो है वो लो ऑर्डर ऑफ सर्विसेज है। गार्डनर जो है वो लो ऑर्डर ऑफ सर्विसेज सबसे कम, लॉयर, म्यूजिशियन, टीचर तो अच्छे पैसे कमाते हैं, लो ऑर्डर सर्विसेज के अंदर गार्डनर आएगा भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड HVY ऑफ द व्हीट एंड राइस वर डेवलप्ड? जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको एंड फिलीपींस, US एंड जापान, मैक्सिको एंड सिंगापुर। आंसर इट, बताएं, ठीक है। तो यहां पर जो है जो HVY है, हाई यील्ड वेराइटी जो सीड्स हैं व्हीट एंड राइस वर डेवलप्ड, कहाँ डेवलप हुए हैं? मैक्सिको एंड फिलीपींस, ठीक है ना, मैक्सिको एंड फिलीपींस में डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट, द कंसिडर द स्टेटमेंट द इन रिसेंट ईयर रोपवे, केबलवे एंड पाइपलाइन वर डेवलप एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे वर डेवलप टू द cater to the demands of the transporting specific good under the special circumstances. आंसर दें इसका, इसका आंसर दें आप, क्या होगा इसका आंसर दें, बताएं भाई। तो अभी न्यू एरा के अंदर जो है वो रोपवे हैं, केबल हैं, पाइपलाइंस हैं, ठीक है ना। वो जो है आपके इनका जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट का है न्यू एरा के अंदर, और डेवलप कार्टर एंड डिमांड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इनके द्वारा जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई यहाँ पे, ठीक है। गिवन ए बिलो आर द स्टेप्स एंड जनरेट द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब मणिकरण है जियोथर्मल एनर्जी का, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी अगर हम धरती के नीचे अंडर द अर्थ जो भी सिस्मिक एक्टिविटी होती है उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसे जियोथर्मल एक्टिविटी कहते हैं। उसके बारे में है, इट इज सो हॉट व्हेन इट राइज टू द अर्थ सरफेस इज टर्न इनटू ए स्टीम। बिल्कुल, सल्फर वगैरह होती है। ग्राउंड वाटर इन सच एरिया वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई absorb heat from the rocks and become hot. This stream is used to drive a turbine and generate electricity. The geothermal energy exists because the earth grow progressively hotter with the increased depth. आंसर दें, आंसर दें, आंसर दें इसका, ठीक है ना। द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप बताएं भाई, आंसर दें, बताएं। तो जियोथर्मल एनर्जी एक्सिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रो द प्रोग्रेसिवली हॉटर इंक्रीज डेप्थ। ये होगा सबसे पहले, ये ऑप्शन आएगा सबसे पहले, फर्स्ट पे इसको कर देते हैं, फोर्थ को, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं फिर द ग्राउंड वाटर सच एरिया द जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द रॉक्स। सेकंड पे ये आ गया,
आपका। फिर बात कर लेते हैं, इट इज हॉट व्हेन द राइज द अर्थ सरफेस, बिल्कुल गर्म भाप निकलती है फर्स्ट, और दिस स्टीम इज यूज ड्राइव द टर्बाइंस। तो सीक्वेंस ही होगी, सबसे पहले बात है प्रोग्रेसिवली हॉटर विद द इंक्रीज द डेप्थ, अब गहराई के साथ जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी। देन उसके बाद में ऑप्शन कौन सा आएगा, बात कर ले ग्राउंड वाटर सच एरियाज जो है वो हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और उसके बाद जो है राइस ऑन अर्थ द टर्न इनटू ए स्टीम, बिल्कुल पानी से क्रिया करेंगे तो स्टीम बन जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है, और फिर इसके ऊपर टर्बाइन लगा दी जाएंगे और फिर टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी के लिए मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश जो है कि इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे इलाके हैं, सिक्किम में भी है आपके ये एरियाज, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंक्रीज द वाटर अवेलेबिलिटी, इट्स चेक द डिक्लाइन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, it improves the quality of groundwater, dilution of the contaminant like fluoride and nitrates, helpful in the production of the hydroelectricity। आंसर दें भाई, आंसर दें, आंसर दें। ग्राउंड वाटर, इसमें से क्या नहीं करता है ग्राउंड वाटर, है ना। तो वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है ग्राउंड वाटर, वाटरशेड प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। टाका है, पाउंड है, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे ग्राउंड वाटर को बढ़ाया जा सकता है। चेक द डिक्लाइन द ग्राउंड वाटर टेबल, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल नहीं है। और जब पानी की मात्रा कम होती है धरती में, ग्राउंड वाटर जब लो चला जाता है तो सैलिनिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब फ्लोराइड और नाइट्राइट की मात्रा जो है पानी में बढ़ जाती है। जैसे जहां जहां ग्राउंड वाटर कम जाता है, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की अगर बात करें, तो वहां सैलिनिटी आ गई वाटर में, क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है बहुत, 150, 200, 250, 300, 400 फीट पर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब पानी है तो इसका मतलब हर पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लायक हो, नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बन सकती है वो नदियों पर बन सकती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान was the introduced to improve the condition of roads in India after independence? 5-year road plan, नागपुर प्लान, 10-year road plan and 20-year road plan। आंसर दें भाई, आंसर दें, आंसर दें, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताएं। तो 20-year रोड प्लान, है ना। नागपुर प्लान तो बहुत पहले आया था, 20-year रोड प्लान। क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एनएचआई की स्थापना हुई 1995 के अंदर, ठीक है। चलें भाई, इफ यू आर आस्क्ड टू द फॉर्मुलेटेड द नेशनल वाटर पॉलिसी, व्हाट विल बी अ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर यू, बताएं भाई। टू प्रोवाइड ए वाटर फॉर जनरेशन फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल वाटर पॉलिसी की बात कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर इंडस्ट्रीज, द टॉप प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर द नेविगेशन, बताएं भाई, आंसर दें। सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है इसकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर नेविगेशन बिल्कुल नहीं है, जो नेशनल वाटरवेज है उनके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्यूचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। चलें भाई आगे बात कर लेते हैं। हाँ, अब रीड द आंसर क्वेश्चन 15 to 16। ये एक आपके लिए जो है वो ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, अब ग्राफ का क्वेश्चन अपन स्टेज में हल कर सकते हैं चाहे तो। हाउ डज अ नेचुरल इंक्रीजेस पॉपुलेशन अकर एज पर द ग्राफ? नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी? जब बर्थ रेट हाई होगा। बर्थ रेट और डेथ रेट को जब माइनस कर देंगे तो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज राइट, सिंपल फॉर्मूला है। और बर्थ रेट अगर पॉजिटिव है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर बर्थ रेट नेगेटिव है तो पॉपुलेशन कम होगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बर्थ रेट, और यहां से पता चल जाएगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को कर लेंगे तो यहां पर जो पॉपुलेशन आएगी उससे पता चल जाएगा कि बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है ना। और अगर बर्थ रेट पॉजिटिव हुई, बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, और अगर बर्थ रेट डेथ रेट से कम है तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। साथ में जो है इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन, इन दोनों का भी इंपैक्ट पड़ता है किसी भी इलाके की पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर और पॉपुलेशन ग्रोथ पर। नेक्स्ट, व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम द हाई फ्लक्चुएंट स्टेज टू लो फ्लक्चुएंट स्टेज इंडिकेट्स? बताएं भाई, आंसर दें, आंसर दें। सिंपल सा बात है, मैं कई बार समझा चुका हूं। लोग काम के लिए ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाते हैं। ए पोजीशन जो है वो रूरल एरिया की है और बी पोजीशन जो है वो अर्बन एरिया की है, ठीक है ना। तो ए से बी से शिफ्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग, ज्यादातर मेल जो हैं
इस माइग्रेशन का पार्ट बनता है, ठीक है। तो यहां पर जो है शिफ्ट फ्रॉम द रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है ना, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होता है, सिंपल। फ्रॉम द गिवन द ग्राफ व्हाट कंडीशन कैन यू इन्फर अबाउट द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, बताओ भाई लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में क्या है ना। इंडिया की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, ठीक है ना। तो हर जगह क्या है, डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है। तो पॉपुलेशन तक जो रिसोर्सेज हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है ना, इसलिए डेथ रेट हाई है। मेडिकल सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है, मेडिसिन नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है ना, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की सबसे बड़ी समस्या है ना। 0 से लेके 6 जो ईयर के जो बच्चे हैं छोटे, ठीक है ना, उनकी डेथ रेट बहुत हाई होती है क्योंकि मेडिकल सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा जो होता है दबाव होता है, सरप्रेस करती है पॉपुलेशन रिसोर्सेज को। ओके, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन कैलकुलेटेड, बताएं भाई। ये तो हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है, हाँ ये यहां से। अब अपन रीड करेंगे पैसेज, क्या रीड करेंगे यहाँ पे अपन, पैसेज जो है वो रीड करेंगे, ठीक है ना। 18 to 23, हाँ अपन पैसेज रीड करेंगे फिर आंसर देंगे। द सेटलमेंट इज वेरी इन साइज एंड टाइप, द रेंज फ्रॉम अ हैमलेट टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है ना। ए सेटलमेंट इज वेरी साइज एंड टाइप, द रेंज ऑफ द हैमलेट, कच्ची बस्तियां ग्रामीण बस्तियों, to the metropolis states. With the size, the economic character and the social structure of the settlement changes, and so do its ecology and the technology. ठीक है, settlements could be small and separately spaced. They may also be a large and closely spaced. The especially located small settlement are called a village. Okay, and they specialize in agriculture or other primary activities. तो जो ग्रामीण जो settlements हैं, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, वो ग्रामीण सेटलमेंट जो है उनकी निर्भरता जो है प्राइमरी एक्टिविटी पे ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑन द हैंड देयर आर अ फ्यूअर बट लार्जर सेटलमेंट्स विच आर द टर्म एज अ अर्बन सेटलमेंट स्पेशलाइजेशन इन, एक बार उसको पढ़ लो आप भी, ठीक है ना, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े। द सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटी ये कहाँ होगी, अर्बन एरियाज के अंदर, अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर, ठीक है। The manufacturing and the service sector. Okay, the basic difference between the rural and urban settlements are flow, ठीक है ना, follows. The rural settlement drive the support of the basic economic needs from the land-based primary economic activities. जो ग्रामीण जो क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वो लैंड बेस्ड मतलब प्राइमरी एक्टिविटी से चलती है, उनकी इनकम, उनकी जरूरतें, उनके खान पान की आवश्यकताएं, ठीक है। The whereas the settlement depend on the processing of the raw material and the manufacturing of the finished good on the one hand and a variety of the services on the others. The cities act as a node of economic, है ना, कई सारी धाराएं आके जुड़ती हैं, ठीक है। Provide goods and the services not only to urban dwellers but also people of the rural settlements, ठीक है ना। तो जो अर्बन सिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो अर्बन के लिए आपको जो है गुड्स एंड सर्विसेज देती रहती है, साथ में गांव भी उनसे जुड़े होते हैं। दिवाली के टाइम अपन शहर में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है ना, जो अपनी ज़रूरतों के सामान खरीदने के लिए, मेडिकल सर्विसेज के लिए, ठीक है। द हिंटरलैंड्स इन द रिटर्न फॉर द फूड एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, जो चारागाह है, ठीक है। दिस इज फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल सेटलमेंट टेक प्लेस थ्रू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। अब ये जो रिलेशन है ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। ओके, चले इसको एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, वापस नहीं आऊंगा फिर यहाँ पे ना, ठीक है ना। फ्री केस बेस बराबर फ्री मार्क्स, बिल्कुल फ्री मार्क्स हैं ये आपको ना। The rural and the urban settlement differ in the term of the social relationship, the attitude and the outlook. Rural people are less mobile and therefore a social relation among them are intimate. बहुत नज़दीक होते हैं, आपस में बड़े अच्छे संबंध होते हैं ना। In urban areas, on the other hand, the way of life is complex and fast, and social relation are formal. बस आओ 2 घंटा चाय पियो चले जाओ, गांव की तरह नहीं है, मिल रहे हैं जुल रहे हैं, दुख सुख में साथ दे रहे हैं, आप सब कुछ फॉर्मल रिलेशन है, फॉर्मल पैंट और शर्ट की तरह, ठीक है ना। हाउ इज अ रूरल सेटलमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन सेटलमेंट, ठीक है ना, ठीक है। टाउन एक्ट एज ए नोड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट, सोशल रिलेशनशिप आर मोर इंटीमेट द रूरल एरिया इज कंप्रेशन अर्बन एरियाज गिवन फ्रॉम देम, है ना। तो 3 क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट डिफर इन द टर्म ऑफ द सोशल
एन एटीट्यूड और आउटलुक, ठीक है ना। सोशल रिलेशनशिप अलग होता है, वहाँ पे आइसोलेशन है, फॉर्मल है शहरों के अंदर, जबकि यहाँ पर जो इंटीमेट है। द सिटीज आर एक्ट अ नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर अपन इसकी बात कर लें, द टाउन एक्ट एज अ नोड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, गांव का आदमी, शहर का आदमी जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पर उपलब्ध हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, तो सब तरफ के लोग जो हैं वो अर्बन एरिया की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक नोड की तरह काम करती है, गांठ की तरह काम करती है। नॉट ओनली अर्बन डलर्स बट आल्सो पीपल ऑफ द रूरल स्टेटमेंट, देयर इज द रूरल सेटलमेंट्स रिटर्न फॉर द फूड एंड रॉ मटेरियल्स। Rural peoples are less mobile and therefore a social religion among their intimate. The urban area, on the other hand, where life is complex and fast. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशल रिलेशनशिप कैसा है, तो सोशल रिलेशनशिप कैसा है शहरों के अंदर, फॉर्मल है। यहाँ पर टाउन ऑफ नोड का बात सुनना, क्योंकि गांव के लोग भी सब्जियां बेचने के लिए शहर में आ रहे हैं, ज़रूरतों के लिए शहर में आ रहे हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। साथ में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो शहरों का रिलेशनशिप बहुत फॉर्मल है, ठीक है, जबकि गांवों का रिलेशन के आपस में बहुत इंटीमेट है। चलो भाई, ऑब्जर्व द गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द रेलवे लाइन एंड द कंट्री वेयर इट इज। बताओ भाई, ये बता रहा है सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन बातचीत कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नक्शा जो है, अगर हम बात करें, इस नक्शे को बड़ा कर देता हूं मैं, आपको दिख ही जाएगा। ये कौन सी रेलवे, बताओ, आंसर दो, ये कौन सी रेलवे है, ये कौन सी रेलवे है, बताओ भाई। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट कर रही है, 9322 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है ना। और पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो है वो, ठीक है ना, कौन कौन से जंक्शन है, तो यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के जंक्शन आपसे पूछ रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो जंक्शन है, चित्ता और अंखा, ठीक है ना, 2 पॉइंट और पॉइंट है। और बात कर लें साथ में, हाँ, इसको छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए अपने को। द स्टेट टू रीजन वाई इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। द चीता विच इज द इंपॉर्टेंट एग्रोसेंट्रिक, है ना, और द फर सेंट्रिक, इट हैज हेल्प्ड द ओपनिंग द एशियन रीजन, वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स, इट आल्सो कनेक्ट द लिंक टू द यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया एंड चाइना। तो पूरी की पूरी जो है मंगोलिया एरिया एंड साइबेरियन एरिया की जितनी भी इकोनॉमी है, ठीक है ना, जितने भी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, जितनी भी कनेक्टिविटी है यूरोप की एशिया से, उसको ये नेटवर्क जो संभालता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ है, आपके रशिया में, ठीक है। कहाँ से किसको कनेक्ट करता है, सेंट पीटर्सबर्ग को आपके व्लादिवोस्टोक से कनेक्ट करता है। साथ में पोजीशन ए और बी भी पूछी है, ऐसे आपसे कोई भी पोजीशन पूछ सकते हैं, मॉस्को पूछ सकते हैं, ठीक है ना, व्लादिवोस्टोक पूछ सकते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग पूछ सकते हैं, चाइना की लोकेशन पूछ सकते हैं, यूक्रेन का लोकेशन पूछ सकते हैं। साथ के अंदर ही हेल्प क्या है भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सपोर्ट करती है, पैसेंजर सपोर्ट करती है, यूरोप को जो है वो एशिया से कनेक्ट करती है। ऐसे ही आपको ट्रांस कैनेडियन रेलवे पूछ सकता है, जो कि हैलिफैक्स से वैंकूवर को कनेक्ट करती है। ऐसे आपसे ओरिएंट एक्सप्रेस पूछ सकता है, पेरिस से टर्की को कनेक्ट करती है। ऐसे ही आपसे जो है वो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन पूछ सकता है, मेलबोर्न, सिडनी एंड पर्थ को कनेक्ट करती है। ऐसे ही आपसे जो है ट्रांस कैनेडियन के बारे में बात कर लें तो हैलिफैक्स से वैंकूवर और आर्टरी ऑफ द कनाडा है इकोनॉमी की, ठीक है ना। और साथ में मीट और वीट का जो है वो एक्सपोर्ट वहां से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके, अगर हम बात कर लें तो रेलवे, और पैसिफिक अमेरिकन की बात कर लें तो न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ती है, ठीक है ना। चलें, ठीक है, अब यहां से बात करें, नेम द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द एशिया एंड कंट्री वेयर इट्स। बताएं भाई, लॉन्गेस्ट कौन सी, अगर बात कर ले तो, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कौन सी, आंसर दें। द नेम द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, तो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन है ना, ट्रांस साइबेरियन 9322 km, ठीक है ना, ओके, ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट करती है ये, ठीक है। और इसके अलावा बात कर लें ट्रांस कैनेडियन, हैलिफैक्स टू वैंकूवर, ठीक है ना, ओटावा की बात कर लें, विनिपेग की बात कर लें, कैलगरी की बात कर लें, वीट और आपके मीट का जो है वो एक्सपोर्ट इससे होता है। अटलांटिक को किससे कनेक्ट करती है, अगर हम बात करें ट्रांस कैनेडियन, अटलांटिक को आपके पैसिफिक से कनेक्ट करती है। और ये आपके जो है वो यूरोपियन पार्ट जो है, यूरेशिया वाला पार्ट, उसको
एशिया से कनेक्ट करती है, ठीक है ना, मंगोलिया एंड चाइना। कौन सी? ट्रांस साइबेरियन। तो सबसे लंबी कौन सी? ट्रांस साइबेरियन। देन उसके बाद में हम बात करते हैं तो ट्रांस कनेडियन की, ठीक है ना। पैसिफिक भी है अमेरिकन, न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। एंड देन बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन की, जो मेलबॉर्न सिडनी से लेके पर्थ तक है, और ओरिएंट पेरिस से लेके टर्की तक है, ठीक है। ऐसे करके आप रट्टा लगा सकते हैं। नेम द कैपिटल सिटी एंड द इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर लोकेटेड ऑन दिस रूट, है ना, मॉस्को एंड चिंता, ठीक है ना। मॉस्को और चिता जो है वो इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड, है ना, सेंटर है जी। वाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एशिया के रूट से मैंने अलग से फिर क्वेश्चन डाल दिया आप लोगों के लिए। इट रन थ्रू द चिता एंड द इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर से निकलती है। इट वाज द हेल्प द ओपनिंग एशिया रीजन। आप देख रहे हैं ना कि किसको किससे कनेक्ट कर रही है। अगर हम बात कर लें इस पूरे रीजन की, ठीक है ना, इस बात कर लें इस पूरे रीजन की, तो ये यूरेशिया वाले पार्ट से ठेठ एशिया को कनेक्ट कर रही है, ठीक है ना। पैसिफिक ओशन की तरफ कनेक्ट कर रही है, जापान, अस्कोटक सी वगैरह को यहां से कनेक्ट कर रही है, ठीक है ना। साथ में ये यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और चाइना को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। चलें भाई, द बेसिक गोल ऑफ द डेवलपमेंट इज इट टू क्रिएट अ कंडीशन वेयर द पीपल कैन लिव द मीनिंगफुल लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ क्या? एसडीआई है ना, कि सिर्फ जीना ही काफी नहीं है, धरती पे आ गए, पैदा हो गए, जी लिए नहीं। मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, डिसेंट लाइफ चाहिए, जहां हेल्थ आपको मिल रही हो, जहां रिसोर्सेज आपको मिल रहे हो, जहां एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रहा हो, और आप एक अच्छी साफ सुथरे एनवायरनमेंट में अपना जीवन यापन कर रहे हो, एक डिसेंट से करेक्टरिस्टिक और एथिकल अप्रोच के साथ में। बताया भाई, तो पर्पज ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, ठीक है ना, गोल्स मिलने चाहिए आपको, हेल्दी लाइफस्टाइल मिलनी चाहिए आपको, और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट ए लॉन्ग लाइफ, इज आल्सो इंक्लूड द हेल्थ लाइफ। जैसे कि मैंने बताया, हेल्दी लाइफ मिले आपको एक तो, ठीक है ना। महबूबुल हक जो थे, ठीक है ना, उन्होंने एसडीआई दिया 1990 के अंदर, और उसके ये पैरामीटर सेट किए उन्होंने। पर्पज ऑफ लाइफ होना चाहिए, कुछ करना है जीवन में आके, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी। एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, ठीक है ना, इतने सारे रिसोर्सेज है कि लोग अपना टैलेंट डेवलप कर पाए, ठीक है ना। और द बिल्डिंग द पीपल एंड कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट एंड लार्ज their choices. If people do not have the capabilities in this area, their choices also get limited, ठीक है ना। For example, an uneducated child cannot make a choice to the doctor. भाई आप देखो कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, ठीक है ना, तो क्या पर्पसफुल लाइफ जी सकते हो? क्या अपने आप को डेवलप कर सकते हो? ठीक है ना, क्या अपने गोल अचीव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है ना। अगर आप सीधा ये लिख दोगे ना कि एजुकेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ, तो भी वो आपको ऐसे लगा के नंबर देगा, पहली लाइन से नंबर देना शुरू कर देगा वो, ठीक है ना, जो भी कॉपी चेकर होगा, ठीक है। The similarity very often the poor people cannot choose to take medical treatment for the disease because the choice of limited, ठीक है ना। अब जो कमजोर लोग हैं, पहली बात तो उनको उस चीज का पता नहीं है, और पता है तो रिसोर्सेज उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज, देख लो बस जो बात बोली हुई है ना। मनी नहीं है उनके पास में, पैसा नहीं है, तो बड़े मैदानता हॉस्पिटल में या मैक्स में या अपोलो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कैसे करवाएंगे। और रिसोर्सेज क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि पढ़ नहीं पाए तो हेल्दी लाइफ नहीं जी पाए, पढ़ नहीं पाए तो पर्पस कंप्लीट नहीं हो पाया, पढ़ नहीं पाए तो एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए तो एम्पावरमेंट नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए तो फ्रीडम नहीं हुआ, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, ठीक है। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब जो है हेल्दी लाइफ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिसेंट लाइफ है, पर्पसफुल लाइफ है, और इन सब के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज का होना चाहिए, इक्वालिटीज का होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का होना चाहिए। तो 4 पिलर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चले, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी, NYP, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम देख रहे हैं, बस बहुत सही देवेंद्र सिंह, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। What are the features of the National Youth Policy? The National Youth Policy (NYP) launched in the February 2012. The purpose a holistic vision for the youth of India. It aimed to empower the youth of the country to achieve their potential, and through them they able to India find a rightful place in the community of the nation. The NYP 2014 has defined the youth as a person in the age group of 15-20. तो youth किसको कहा गया है? 15 से 29 वाले को यूथ कहा गया है। और एक होलिस्टिक विजन के साथ में यूथ ऑफ द इंडिया एम टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री टू अचीव देयर गोल्स। एम्पावर कैसे करोगे यूथ को? एजुकेशन,
पर्पस दे करके, एजुकेशन दे करके, रिसोर्सेज उन तक पहुंचा करके। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर की अप्रोच रखनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेजेस ओपन करने पड़ेंगे, बच्चों को मौका देना पड़ेगा कि वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकें। इसके लिए गवर्नमेंट को रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे, और उन रिसोर्सेज पे ही जो है स्टूडेंट जो है वो पढ़ लिख करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। यूथ तभी डेवलप होगा जब उसको डेवलप होने की जगह मिलेगी। भाई आपके पास में गेहूं का बीज है, अगर आप उसको बंजर भूमि में डालोगे, बारन लैंड में डालोगे तो कभी उगेगा ही नहीं, लेकिन उसको अगर फर्टाइल लैंड में डाल दोगे तो वो उग जाएगा। तो उसके लिए रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, और रिसोर्सेज जो है वो सोशल वेलफेयर जो है वो गवर्नमेंट करेगी, और उस अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। क्यों मिलेगी? जब वो एजुकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लाइवलीहुड। बिल्कुल। हाउ इज द नेचुरलिज्म ऑफ अ ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमनिज्म ऑफ द नेचर? प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में बच्चे लगातार बात कर लेते हैं, तो ये हम बात कर लेते हैं। इट रेफर टू द पॉइंट ऑफ व्यू द सपोर्टिंग द एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑन द ह्यूमन एक्शन। ठीक है ना, आप प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हो। ठीक है ना, नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि द सपोर्टिंग एनवायरमेंटल, इट रेफर टू पॉइंट ऑफ व्यू द सपोर्टिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑन द ह्यूमन एक्शन। है ना, आपको प्रकृति के हिसाब से चलना है। ठीक है ना, प्रकृति जो है यहां पर सुपीरियर है। ठीक है, द ह्यूमन लिस्टेड टू द नेचर वाज अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड द वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस। पहले भी पूजा करते थे हम लोग। ठीक है ना भाई, हम लोग नियतिवादी थे, है ना, डिटरमिनिज्म जो है आपकी थ्योरी, जो शुरुआत के अंदर, अगर हम प्रिमिटिव काल की बात कर लें, उससे पहले की बात कर लें, तो हमने सबसे पहले आग को देखा और पानी को देखा, और हमने उसको बहुत बड़ी प्राकृतिक नेचुरल पावर मान लिया, और फिर हम जो है उन फॉरेस्ट को, उस नदी को, उस पानी को, उस आग को हम लोगों ने वर्शिप करना शुरू किया। हमें ऐसा लगता था कि जो नेचर चाहती है असल में वही होता है। ठीक है ना, तो नेचर के अनुसार खुद को ढाल लेना, ठीक है ना, नेचर के हिसाब से चलना, उसे ही कहते हैं नेचुरलाइजेशन। ठीक है, द मैनी ऑफ द प्राइमेटिव सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया आपको, लाइव द कंप्लीट हार्मोनी विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है ना, आज भी आपने नोटिस किया होगा कि जो बहुत सारे धरती पे लोग हैं, ठीक है, वो सुबह उठते ही पहले पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, या आपके घर में जो है वो तुलसी जी का पेड़ होगा, उस पे पानी चढ़ाते हैं, या केले पे पानी चढ़ाते हैं, या बरगद पे, या फिर शीशम, इस पे अपने खेजड़ी, है ना, शमी के पौधे पर, शमी के पेड़ पर पानी चढ़ाते हैं। वो आज भी मानते हैं इस चीज को। ठीक है, अपन कहते हैं ना, जो करेगा वो भगवान करेगा, तो भगवान से मतलब उनका वो नेचर गॉड से होता है। ठीक है ना, द नेचर गॉडेस होता है। द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर द सच सोसाइटी द मदर नेचर, है ना, इसलिए कहते हैं मदरलैंड, मदर नेचर। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मदर नेचर को सुपीरियर मानते हैं, नियतिवादी होते हैं, है ना, डिटरमिनिज्म को फॉलो करते हैं, और प्रकृति के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं, और उसकी तारीख को, उसकी पावर को जो है उसकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, चले भाई, अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, आपने कह दिया प्रकृति कुछ नहीं है ना, और आपने नई नई टेक्नोलॉजी जो है विकसित कर ली, और अपने हिसाब से, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है तो आपने एयर कंडीशन सिस्टम बना लिया। ठीक है ना, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है तो आपने एक बड़ा सा कांच का डोम लगा लिया। ठीक है ना, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है तो आपने एसी चला के ठंडा कर लिया, या हीटर चला के गर्म कर लिया सर्दियों के अंदर। बाहर खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, आपने टेक्नोलॉजी को इतना विकसित किया है कि आप नॉर्वे में रहते हैं, ठीक है ना, आप आर्कटिक जोन में रहते हैं, आपको खाने के लिए वहां पे फल नहीं मिल रहे क्योंकि टेम्परेचर -40 है, लेकिन आपके पास इंडिया का केला, ठीक है ना, इटली की वाइन और संतरे आप तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने उसको जीत लिया, उस नेचर को, इसलिए आपकी लाइफ स्टाइल जो है बहुत स्मूथ हो गई। ठीक है, तो विद द सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलप द बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, दे मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ द नेसेसिटी टू द स्टेट फ्रीडम, दे क्रिएट अ पॉसिबिलिटी विद द रिसोर्सेज ओबिडेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट, द ह्यूमन हैज द मॉडिफाइड देयर सराउंडिंग अकॉर्डिंग देयर नीड्स, जैसा कि मैंने अब आपको बताया, एसी एंड हीटर एंड ऑल थिंग्स है। ठीक है, और द इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन मे बी सी एवरीवेयर ऑन द अर्थ, है ना, आप बड़े बड़े पोर्ट्स देख लेंगे, आप बड़े बड़े जो है स्टेशंस देख लेंगे, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स देख लेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख लेंगे। ठीक है ना, चलें भाई, अब इसके अलावा इसका आंसर ये भी हो सकता है, द देयर द ड्यूअलिज्म इन द ज्योग्राफी व्हिच स्टार्टेड द वाइड रेंज डिबेट इन द डिसिप्लिन ऑफ द ज्योग्राफी आर। ठीक है, चलें भाई, ठीक है,
ठीक है। तो डुअलिज्म की बात कर लेते हैं, प्रकृति और मानव, ठीक है ना। अद्वैत की बात, द्वैत की बात करते हैं। Whatever the geography as a discipline should be a law of the making the arising of the normative and descriptive, है ना। The whether the approach the study should be a region of the systematic, the whether the geographical phenomena can be imparted theoretically and historical, ठीक है। Quaternary activities center around the research and development. Examine of the statement, बताएं भाई। Quaternary activities, the quaternary activities center around research and development, है ना। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्जरी सेक्टर है, ठीक है। ओके, फिर क्वार्टनरी सेक्टर और क्वाइनरी। क्वार्टनरी सेक्टर में जो है वो हाई स्किल्ड जो जॉब्स हैं, गोल्डन कॉलर जॉब्स जो हैं वो होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, ये सब। तो क्वार्टनरी एक्टिविटीज सेंटर अराउंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट इज द एडवांस फ्रॉम द सर्विसेज, जैसा कि मैंने बताया आपको। इट इन्वॉल्व द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स, involve the collection of information, production of information and dissemination of the information, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो बहुत हाईली एजुकेटेड, जो जिसमें आपको बहुत PhD VSD होते हो आप, है ना, IIT IIM के होते हो आप, और आप जो है वो रिसर्च करते हो, PhDs करते हो, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हो, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन बनाते हो, उस तरह की सर्विसेज जो है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। प्राइमरी में क्या आती है? प्राइमरी 3 सेक्टर और है, इसके अलावा प्राइमरी सर्विसेज के अंदर क्या आएगी? प्राइमरी के अंदर आपकी एग्रीकल्चर आएगा, लैंड और वाटर से जुड़ी एक्टिविटीज आएंगी। सेकेंडरी में क्या आएगा? लैंड और वाटर से जो बना रॉ मटेरियल, उसको अगर आपने पक्का मटेरियल बना दिया, उसको फिनिश्ड मटेरियल बना दिया, तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेजरी के अंदर आपकी क्या आएंगी? सर्विसेज, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है ना, मैं, ठीक है, टीचर्स, ये सब इसके अंदर चला जाएगा। क्वार्टनरी के अंदर हाईली स्किल्ड एंड बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और क्वाइनरी के अंदर CEO, IAS, प्रधानमंत्री, ऐसी सर्विसेज जो हैं वो आएंगी। ये हाईली पेड सर्विसेज होती हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 to 28 आर लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड इन द वर्ल्ड। द सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चले भाई, बताएं भाई, बहुत ही प्यारा है, इसके बारे में सोचें 1 मिनट, क्वेश्चन को पढ़ें और फिर इसके दिमाग को आंसर रखें, ठीक है ना। बताएं भाई। बताएं भाई, सेमी एरिड एरिया, द 50 सेंटीमीटर का जो एरिया, 50 to 60 सेंटीमीटर जो रेनफॉल का एरिया है, जो मिड लैटिट्यूड का एरिया, अगर इंडिया की बात कर लें, इंटीरियर पार्ट्स की बात करें, पाकिस्तान के इंटीरियर पार्ट्स की बात कर लें, अफ्रीका के पार्ट्स की बात कर लें, ठीक है, तो इन सब के अंदर तो बात कर लें। तो क्वार्टरली एक्टिविटीज सेंटर अराउंड द रिसर्च दैट डेवलपमेंट, इट इज डेवलपमेंट फॉर द सर्विसेज, नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा ये, ठीक है ना। हाँ हाँ, रुकना एक बार। कोई बात नहीं, है ना। इसका आंसर को मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसका आंसर है मेरे पास में, ठीक है ना, टाइप है, क्योंकि आपको तो पूरा चाहिए ना इसमें, तो अभी लो, ठीक है। एक मिनट आ जाए। ओके, 25 है ना। तो चलो इसका आंसर देते हैं कि सेमी एरिड एरिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस वहाँ चल पड़ेंगे जहाँ अपना 24 नंबर क्वेश्चन था। तो 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 24 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक बार आए पढ़ लें, है ना। द लो यील्ड एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड्स, राजस्थान, पंजाब इन मिड लैटिट्यूड इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बारे में हमें बताना है, तो इसके बारे में लो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शायद
कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक से नहीं ऑपरेट हो पाई पीडीएफ में, कोई बात नहीं, हम आंसर देख लेते हैं इसका। हाँ चलो भाई, तो ये रहा 24 का आंसर, ठीक है। क्या है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड एंड मिड लैटिट्यूड देयर आर दे वेयर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन टेक प्लेस है। चलो भाई ठीक है, आपको दिख रहा है ये या और बड़ा करूं इसको, दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड एंड मिड लैटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड आर area where the extensive commercial grain cultivation take place. Here the size of the farm very large and population is small number, ठीक है। The operation cultivation right from the plugging and harvesting in mechanized way. The yield per person high as the number of the people working in farms in less and lot the mechanized is used. The size of the farm is very large due to the per acre productivity of yield is high, ठीक है। This type of the agriculture is prescribed the Eurasia, Steppes, Canadian, American Paradise, Pampas, Veld, South Africa, Australia, Downs and Canterbury Plains in New Zealand. तो मिड लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर पेरीज है, ठीक है, यूक्रेन एंड रशिया में स्टेपीज हैं, वेल्ड है, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में पंपास है, डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर जो है लोग बहुत कम रहते हैं और प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी अपनी मेहनत का काम हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ठीक है ना, ठीक है ना। 25 भाई, फॉर्मुलेटिंग द गाइडलाइन टू प्रमोट द सस्टेनेबल इन द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है ना, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप ये याद कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है ना, अभी के अभी कि स्टेपीज का है कनाडा इन, अगर हम बातचीत कर ले, मैंने इंडिया के एस्पेक्ट में आंसर दे दिया था, वर्ल्ड एस्पेक्ट में अपन आंसर दें तो कनाडा के अंदर स्टेपीज हैं, कनाडा एंड अमेरिका की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, पेरीज जो है पेरीज जो है कनाडा एंड अमेरिका के अंदर है, और रशिया और यूक्रेन के अंदर स्टेपीज हैं। आपको स्टेपीज जो है वो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं। साथ में अगर हम बातचीत करें तो पंपास ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, आपके अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील के अंदर, वेल्ड जो है आपके साउथ अफ्रीका के अंदर है, और डाउन्स जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ये सब के सब इलाके जो हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रेन का जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ लोग कम रहते हैं, पर एरिया अगर देखें तो लोग कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। साथ में अगर अपन बातचीत कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो स्टेपीज जो है आपके, उसे क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। चलो द इंदिरा गांधी कैनाल की बात अगर हम कर ले तो इंदिरा गांधी कमांड एरिया की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जो नहर है, एक नक्शे के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि इंदिरा गांधी नहर जो है असल में कहाँ है और किस तरीके से है। इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है ना, इंदिरा गांधी कैनाल की अगर बात कर लें तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो आपके कपूरथला, अगर आपने बात सुनी होगी तो जहां पर सतलज और व्यास रिवर जो है वो मीट करते हैं, वहां से जो है राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है, 204 किलोमीटर लंबी है। ये हनुमानगढ़ के मसीता वाली तक आती है और उसके बाद यहाँ से ये पुगल और पुगल से ये जैसलमेर तक जाती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पक्की नहर है और जो सबसे बड़े एरिया को कवर करती है ना, इंदिरा गांधी कैनाल। पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल था, फिर 1984 के अंदर इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया, ठीक है। चले भाई अब पढ़ लेते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट द वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। द वाटर इंटेंसिव क्रॉप शुड बी अवॉइडेड, द इंस्टेंट प्लांटेशन क्रॉप सच एज द सिट्रस फूड एंड शुड बी एनकरेज्ड। द कमांड एरिया डेवलप द प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ द वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड द लिविंग द वाराबंदी सिस्टम। वाराबंदी सिस्टम को एस्काडा सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। द एफर्ट शुड बी मेड द रिक्लेम एरिया इफेक्टेड बाय द वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। हनुमानगढ़ जैसे एरियाज जो हैं, जो कि आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर, वहां पर जो है वो दलदली भूमि का निर्माण हो रहा है, लॉगिंग हो रही है, क्योंकि जो आपके जो रेगिस्तान में जो मिट्टी है, सैंड जो है, उसमें एक क्षमता तक ही वो पानी को ले सकती है, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं ले सकती। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर किसानों की ज़रूरत के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए पानी चाहिए था, तो इतनी बड़ी नहर खींची और इतनी बड़ी नहर जो बनाई आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ इसकी वजह से, क्योंकि बलुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल है,
तो पानी को ज़्यादा नहीं ले सकती अंदर, तो यहाँ पर दलदलों का निर्माण हो गया, लॉगिंग हुई, वाटर लॉगिंग हुई, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर भूमि भी बंजर हुई है क्योंकि सैलिनिटी बढ़ गई, है ना, ठीक है, फ्लोराइड वगैरह की मात्रा यहाँ पर बढ़ गई। चले भाई, द एफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट, प्लांटेशन एंड पॉस्चर डेवलपमेंट आर द नेसेसरी फॉर द इको डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर हो गया भाई, बहुत सारे पॉस्चर वगैरह बन गए, इवन यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी वो भी इसकी वजह से चेंज हुई है, ठीक है। फॉर द अचीव सोशल सस्टेनेबिलिटी, लैंड अलॉटेड द पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड शुड बी गिवन सफिशिएंट फाइनेंशियल एंड द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। यहाँ पर लोगों को लैंड भी दी गई है, ठीक है, जिससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया सके। Other sector of the economy, addition agriculture, animal husbandry, allied activities should be encouraged for the attending sustainable economy। और इसके साथ साथ जो है इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं इसके चारों तरफ चलने लगी है, ठीक है, ठीक है। चलें भाई, अब बात करते हैं द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन मेड प्रोसेस दैट आर मोर हार्मफुल देन द नेचुरल प्रोसेस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जांपल्स। आंसर दें भाई, सुटेबल एग्जाम्स है, ठीक है ना। लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है इंडिया के अंदर, बताएं लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। एक मिनट सोचे इस आंसर को, फिर आंसर दें, जितने मैं पानी पी लेता हूं। लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है इंडिया में? देयर इज अ टू प्रोसेस, ठीक है, द इंडस द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। दीज आर द नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स, है ना। द वेस्टलैंड सच इज द ग्रिल्ड एंड रिवनस लैंड, डेजर्ट और द कोस्टल सैंड, बैरन रॉकी एरिया, स्टिप स्लोपिंग लैंड एंड द ग्लेशियल एरिया आर द प्राइमरीली कॉज्ड बाय द नेचुरल एजेंट्स। अगर कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कहीं बहुत तेज़ बाढ़ वगैरह आ रही है, ठीक है ना, कहीं स्लोपिंग लैंड है, ग्लेशियर एरियाज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ तो नेचुरली भी जो है वो डिग्रेडेशन होगा सॉइल का, है ना। एंड द वेस्टलैंड सच एज द डिग्रेड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लाइक आपके जूमिंग एग्रीकल्चर जो है कि आप जो है वो जंगल जला करके और खेती करते हैं, तो लॉग जो होते हैं सॉइल्स के वो कमज़ोर होते हैं, तो फिर वो डिग्रेडेशन हो जाता है, उसका इरोजन हो जाता है, ठीक है। लैंड अंडर द प्लांटेशन क्रॉप, है ना, प्लांटेशन क्रॉप मतलब कॉफ़ी, टी, रबड़, इसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है। द फॉरेस्ट डिग्रेडेड पॉस्चर एंड द माइनिंग इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन। तो आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर करोगे तब भी सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, आप इंडस्ट्रीज लेके आओगे तब भी होगा, माइनिंग करोगे तब भी सॉइल जो है उसका डिग्रेडेशन होगा। वेस्टलैंड्स कॉज्ड बाय द मेन मेड प्रोसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द नेचुरल प्रोसेस। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है मेन मेड प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, सबसे स्पीड से प्रोसेस होता है, इस बात का ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो है उसमें टाइम लगता है, लेकिन अब तो नेचुरल प्रोसेस को भी इंसानी हरकतों ने बहुत तेज़ कर दिया है। जैसे कि बड़े बड़े माउंटेन एरियाज़ में रोड बना दी, तो वहाँ पर जो है आए दिन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम बात करें तो भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब जो होता है बड़ी बड़ी चट्टानें जो है खिसक जाती हैं और इससे जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन होता है। सॉइल की ऊपर की जो परत होती है, द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है, उसे बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, और फर्टिलिटी जो होती है उसी सॉइल में होती है, ठीक है। इसलिए अभी बीच में एक मूवमेंट भी चला था सेफ सॉइल करके, ठीक है, और इसलिए मृदा कार्ड भी बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉइल कार्ड भी बनाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है, ठीक है ना, तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। द नॉइज हैज बिकम ए सीरियस कंसर्न ओनली रिसेंट ईयर ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, हाउ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स एंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन एनी 5 एस्पेक्ट्स। आंसर दें, आंसर दें इसका, बताएं, बताएं भाई। 27, हाउ टू टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एक मिनट सोचें इस क्वेश्चन को और दिमाग अपने आंसर में बनाएं, बताएं भाई। हाउ मैनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ठीक है, चालू करें।
एंड हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक जस्टिफाई स्टेटमेंट, दोनों सेम है. द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज एंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग. भाई R&D करके आप नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं और ये नई नई टेक्नोलॉजी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम आती है. ठीक है ना. क्वालिटी कंट्रोल में काम आती है, क्लाइमेटिक वेस्ट में काम आती है, एफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग pollution, है ना. The three aspect is the regard are as under. The complex machine technology is needed to so that the high quality goods are produced at less time. भाई जो कॉम्प्लेक्स मशीन सिस्टम होता है, जैसे कार है, आजकल एक आदमी पूरी फैक्ट्री में होते हैं, 2 आदमी होते हैं और बहुत सारी कारें बना देते हैं क्योंकि रोबोटिक आ गया. तो अगर आपको लेस टाइम में बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन चाहिए तो आपको कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. रिक्वायर वास्ट कैपिटल सो दैट द मशीन विद द लीस्ट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है ना. रिक्वायर द वास्ट कैपिटल सो दैट द मशीन विद द लीस्ट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, है ना. द एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ द लेबर इज रिक्वायर्ड दैट कैन वर्क एफिशिएंटली ऑन द मशीन. अब इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, है ना. अच्छा खासा पढ़ा लिखा और तैयार जो है आपको स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा इन मशीन्स को चलाने के लिए. ठीक है. चले भाई. द इंडस्ट्रीज यूज द मशीन्स फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस automation is the advanced stage of the mechanization wherein human thinking during the manufacturing process is not required. ठीक है ना. ये मशीन तब इस्तेमाल होती है जब ह्यूमन प्रोसेस की, ह्यूमन थॉट की आवश्यकता नहीं होती है. हाई टेक्नोलॉजी और आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर अगर अपन देखें तो आप जो है इस तरीके से भी दे सकते हैं. कहाँ गया ये रहा. द हाई टेक्नोलॉजी और सिंपल हाई टेक इज द लीस्ट जनरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. ठीक है. तो इसका अगर हम क्वेश्चन दें, ठीक है, आंसर दें तो ये है R&D. तो अगर हम बात करें तो हाईटेक इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द ग्रेट डील ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, डेवलप R&D एंड प्रोड्यूस द हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट. ठीक है. दिस इंडस्ट्री इंप्रूव देयर प्रोडक्ट वेरी फास्ट टू मीट द ग्रोइंग मार्केट डिमांड्स. भाई कॉम्प्लेक्स और हाईटेक एनर्जी की जरूरत इसलिए है क्योंकि मार्केट की डिमांड पूरी करनी है और मार्केट की डिमांड आप तब पूरी कर सकते हो जब आपके पास हाईटेक एनर्जी हो. हाईटेक एनर्जी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. हाँ, लोगों के रोजगार छिनेंगे, हाई स्किल्ड लोग चाहिए, लेकिन डिमांड को पूरा करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स मशीनरी की आवश्यकता होगी, है ना. एज देयर प्रोडक्ट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड देयरफॉर इज रिक्वायर हाईली स्किल्ड लेबर, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर. ठीक है. द प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर वर्क एज आर द मेन फोर्स, है ना. व्हाइट कॉलर्स लोग काम करते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे रेड कॉलर्स की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. जो कि रशियन कहते हैं रेड कॉलर्स के अंदर जो लेबर होती है या फिर किसान होते हैं. यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर्स भी नहीं चाहिए जो सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर लगे हुए होते हैं. ठीक है ना. ओके. या व्हाइट कॉलर्स लोग चाहिए. द रोबोटिक ऑन द असेंबली, जैसा कि मैंने बताया, कार का उदाहरण दिया. मैं तो बहुत कम में आंसर खत्म कर देता हूं. ठीक है. द लाइन कंप्यूटर एडेड डिजाइन कार्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ द स्मेल्टिंग एंड रिफ्रेशिंग द प्रोसेस ऑफ द नोटेबल एग्जांपल हाईटेक इंडस्ट्रीज. कार इंडस्ट्रीज हाईटेक इंडस्ट्री राइट नाउ. ठीक है ना. कार इंडस्ट्री जो है पहले साल भर में कोई 10,000 यूनिट बनती थी, अब तो एक एक कंपनी 25,000, 40,000, 50,000 यूनिट जो है पूरे साल में बना देती है. कुछ प्लांट तो ऐसे हैं कारों के कि 1,000 यूनिट पर डे बना देते हैं इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी के चलते. ठीक है. क्योंकि डिमांड बहुत है. नीटली स्पेस्ड लो मॉडर्न डिस्प्लेस्ड ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग rather than the massive assembly structures, factory and storage are mark the high tech industry landscapes. ठीक है ना. बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव एंड ऑल. What are the advantage of the seaport for India? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिंपल है ना. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो एडवांटेज है. क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये. ठीक है. बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए जो है वो यहाँ पर पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें इंडियन पोर्ट्स की तो अरेबियन सी के तरफ पोर्ट जो है वो कांडला है, मुंद्रा है. बात करें पोरबंदर पोर्ट है, बॉम्बे है, नावाशेवा है, कोची है, पोर्ट न्यू मरमागांव है, न्यू मैंगलोर है. ठीक है. और अगर हम बात कर लें ईस्ट साइड की, अगर बे ऑफ बंगाल की बात कर लें तो पारादीप है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है. ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं. द इंडिया इज सराउंडेड द सी. अगर हम इंडिया की बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो कंप्लीट जो इंडिया है ये पार्ट की बात करें, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द इंडिया, ये 3 साइड से जो है सी सराउंडेड है. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. तो यहाँ बात करें तो आपकी बात करें तो कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, पोरबंदर पोर्ट है, मुंबई नावाशेवा है, मरमागांव है, न्यू मैंगलोर है, कोची पोर्ट है. ठीक है. और साथ में अगर हम बात कर ले यहाँ पर तो हल्दिया पोर्ट है, डायमंड हार्बर है कलकत्ता एंड वेस्ट बंगाल के अंदर, और पारादीप उड़ीसा के अंदर है. यहाँ पर विशाखापट्टनम आपके पोर्ट जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो आपके आंध्र प्रदेश में. चेन्नई पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है. ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है. तो
तीन तरफ से, एक तरफ तो अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, और एक तरफ इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी फ्रॉम द थ्री साइड, इसे पेनिनसुला कहते हैं। द बेस्टवुड विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन वाटर प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर द चीप ट्रांसपोर्ट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चीप ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो चीप ट्रांसपोर्ट, और यहां पर तो नेचुरली जो है इतने सारे पोर्ट्स अवेलेबल है, तो उससे इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे बढ़ाने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। इज नॉट टर्बुलेंस, वाटरवे आर द चीपेस्ट मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट द हैवी एंड बल्की गुड्स। मिलियन ऑफ टन्स मटेरियल जो है आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मिलियन ऑफ टन्स, ठीक है ना। द मोर फेवरेट इंटरनेशनल ट्रेडिंग, जैसा बताया, कोस्ट लाइन सुटेबल फॉर द पोर्ट्स, ओपन ऑफ द सुएज कैनाल आल्सो प्रमोट द इंक्रीज द सी पोर्ट अलोंग द वेस्ट कोस्ट। सुएज कैनाल, सुएज कैनाल का एक यहाँ पर अगर अपन बातचीत कर लें, ठीक है ना, सुएज कैनाल, तो एक वर्ल्ड मैप लेता हूं मैं आपके बीच में, तो वर्ल्ड मैप से अपन सुएज कैनाल को समझते हैं और उसको एक बार रिकनेक्ट करते हैं कि कैसे जो है सुएज कैनाल के जो चलते जो है वो यहां पर, एक वर्ल्ड मैप ले लेते हैं अच्छा सा, और इस क्वेश्चन को मैं आपको अगर डिफाइन करूं, ठीक है, आप कच्चा नक्शा बना करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं तो बना सकता हूं, तो अपन ले लेते हैं एक, है ना, एक वर्ल्ड मैप ले लें अगर हम यहाँ पे एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप, ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से बना के समझा देता हूं हाथ से ही, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो आप देखें इस चीज को कि कैसे आप अच्छा नक्शा बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर जो है ये मैंने यूरोप बना दिया, ठीक है ना, ये यूरोप, ठीक है, इटली एंड ऑल, और ये जो है आपके पूरा अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है आपका, ये क्या है आपके अफ्रीका है, ठीक है ना, ये आपके अफ्रीका है। अब देखो इंडिया कनेक्ट करता हूं, फायदा कैसे हुआ इंडिया को सुएज कैनाल बनने का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो गई, ठीक है ना। ये आपका पेनिनसुलर प्रायद्वीप है, ठीक है ना, अरेबियन, और यहां पर जो है आपका ये इंडिया है, ठीक है ना, क्या है, इंडिया, ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब हुआ ये दिस इज द यूरोप, दिस द अफ्रीका, इज द मेडिटेरियन सी, इज द रेड सी एंड अरेबियन सी, ओके। पहले जो वाटरवेज है, पहले वो ये वाटरवे था, बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ता था, लेकिन जब से सुएज कैनाल ओपन हुई तो इंडिया और यूरोप और अमेरिका के बीच में रास्ता बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। सीधा इस रास्ते से, ये सुएज कैनाल का एरिया है, किसका, सुएज कैनाल का एरिया, जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, ये विदाउट लॉक सिस्टम कैनाल है। इसके नॉर्थ में पोर्ट सईद है और साउथ के अंदर क्या है, पोर्ट सुएज, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है रास्ता कम हो गया, छोटा रास्ता हो गया, और आप यहां पर अब कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, जो वो आंसर में अपने को बता रहा है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट, ओके। और द पोर्ट इज द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसा आपको पता है पोर्ट्स क्या है, जैसा मैं बताया आपको, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। वो देश हमेशा बहुत आगे जाएगा, डेवलप होगा उसका ट्रेड जिसके पास अपनी खुद के कोस्ट है। आज नेपाल की बात कर लें, भूटान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो लैंड लॉक्ड है, उनके पास अपना पोर्ट नहीं है, तो उनको उन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनके पास पोर्ट है, और जिनके पास पोर्ट है फिर वो उनसे टैक्स वसूलता है, ठीक है। तो पोर्ट होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो रिसोर्सेज तक पहुंच बढ़ेगी, रिसोर्सेज तक पहुंच बढ़ेगी तो एसडीआई डेवलप होगा। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इंटरनेशनल ट्रेड, द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर ऑफ द पोर्ट, द पोर्ट एक्ट द सेक्शन पॉइंट ऑफ द रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, रिसोर्सेज का सेक्शन पॉइंट है हिंटरलैंड्स। कच्चा माल आपका जो यूरोप पहुंच जाएगा, यूरोप से पका हुआ माल आपके इंडिया में आ जाएगा, ठीक है ना। जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, रेलवे एंड रोडवे टुवर्ड्स द इंटीरियर फैसिलिटीज, और ये सबके सब पोर्ट्स जो हैं ये रोडवेज और रेलवे से एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है ना। नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से ये आपस में जोड़े रखता है इनको। द कार्गो एंड ट्रेवल पास फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर थ्रू दिस पोर्ट। द पोर्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ द कार्गो, ठीक है। चले भाई, इसलिए बहुत सारे टाइप ऑफ द पोर्ट्स होते हैं। चले भाई यहां बात कर लेते हैं ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी आइडेंटिफाई द मेजर सी पोर्ट। तो मैं पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड ले लेता हूं मैं, ये रहो भाई, ठीक है ना, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे पहले अपन ए लोकेशन में जाते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका
जो है सबसे पहले किस जाता है अपन, ए लोकेशन जाता है, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड है ये, सबसे पहले ए लोकेशन में जाता है, यहाँ पर अपन किस जाते हैं, ए लोकेशन पर, ठीक है। तो ए लोकेशन में जाते हैं सबसे पहले, और ये अपने से क्या पूछ रहा है, ए लोकेशन पे अगर हम बात कर लें तो ये पूछ रहा है हमसे द मेजर सी पोर्ट, क्या पूछ रहा है अपने से, ये मेजर सी पोर्ट पूछ रहा है। ए लोकेशन में चलते हैं बच्चों, आओ, मेजर सी पोर्ट अपने से ये पूछ रहा है, ए लोकेशन पे चले तो ए लोकेशन पे मेजर सी पोर्ट किसका आ रहा है, अफ्रीका का आ रहा है, साउथ अफ्रीका का। तो मेजर सी पोर्ट क्या होगा, कैप टाउन, कैप टाउन इज अ मेजर सी पोर्ट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, क्या होगा, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड भी है, ठीक है ना। चलो तो कैप टाउन हो गया। अब ऑप्शन बी पर जाता है, ठीक है ना, अब यहां चलते हैं बी पर, इंपॉर्टेंट सीवे, ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बी पे चलते हैं यहां पे अपन, रुको 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 रुको, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, ये नक्शा सेम है क्या, एक बार मैं देख लेता हूं इसके अंदर नक्शा सेम है क्या, एक मिनट बच्चों ना, मैं नक्शा देख लेता हूं। द नेम ऑफ द सी पोर्ट ऑफ द साउथ मोस्ट ऑफ अफ्रीका, 29 का मैप है ये, 30 का मैप है ये, एक मिनट, ओके एक मिनट स्टूडेंट ना, 29 नंबर क्वेश्चन ना, मैं चेक कर लेता हूँ इसको, शीट के साथ मिक्स मैच कर लेते हैं एक बार। हाँ, कैप टाउन, रोम, सेंट लॉरेंस सीवे, अमेजन, शंघाई, ट्रॉपिकल फॉलोइंग द इम्पेयर स्टूडेंट ल्यू द क्वेश्चन। अच्छा ओके ओके ठीक है आ गया समझ में। ठीक है ओके, चलो भाई, फिर पूछ रहा है इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा हो गया यहाँ पे, अगर हम बात करें रोम, है ना, इटली में क्या हो गया, रोम, इंपॉर्टेंट। फिर ये पूछ रहा है कि यहां पर अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट सीवे की, अगर हम बात कर रहा है इंपॉर्टेंट सीवे कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट सीवे की अगर हम बात कर ले तो सी की बात कर ले, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की अगर हम बात कर ले तो सेंट लॉरेंस जो है वो ग्रेट लेक्स को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, कनाडा और यूएसए के बीच में, ईरी, ऑन्टेरियो, ठीक है ना, हारून एंड सुपीरियर लेक को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द, बात कर लें, एन एरिया इज ए सब्सटेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका, अमेजन बेसिन पढ़ रखा है अपन ने, चिलियन अमेजन बेसिन, ठीक है। तो यहां पर बात कर ले, ये जो दे रखा है इन्होंने, है ना, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी में क्या दे रखा है अपन ने इन्होंने, अमेजॉन बेसिन, है ना, अमेजॉन बेसिन इन ब्राजील, ठीक है। चलें भाई, फिर बात कर लेते हैं अपने यहां पर नेक्स्ट की, ए बी सी डी ई, एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया की बात कर लेते, तो यहां पर जो सी पोर्ट है वो है शंघाई, क्या है, शंघाई की बात कर लेते हैं जो कि चाइना के अंदर है। नेक्स्ट ए बी सी डी ई, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हो गया। एन एरिया ऑफ द नोमैडिक हार्डिंग, एफ की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द नोमैडिक हार्डिंग, एफ की बात कर लेते हैं यहां पर, तो एफ देखना पड़ेगा अपने को, नोमैडिक हार्डिंग की बात कर लेते हैं, एफ ये रहा, ठीक है ना। चलो तो ट्रॉपिकल अफ्रीका, नोमैडिक हार्डिंग कौन सा है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नोमैडिक हार्डिंग ट्रॉपिकल अफ्रीका में है, इधर अमेजन में है, इधर आर्कटिक जोन के अंदर है, टुंड्रा में है, ट्रॉपिकल तो कहां है, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं, द रीजन ऑफ द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, क्या बात है। और ये क्या पूछ रहा है, एच लोकेशन पर पूछ रहा है ये, ठीक है ना, एच लोकेशन पे ये पूछ रहा है, तो एच लोकेशन है ना, ए बी सी डी एफ, हाँ जी लोकेशन पे पूछ रहा है, तो जी लोकेशन जो है वो ये रही, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में तो डाउन्स है आपके, और कैंटरबरी की बात कर लें, ठीक है ना, कैंटरबरी की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड, कैंटरबरी जो है ना, कैंटरबरी की अगर हम बात कर लें तो न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है ना, कहाँ है,
ठीक है ना। कैंटरबरी की अगर हम बात कर लें तो कहाँ पे है, न्यूजीलैंड के अंदर है। ठीक है, जो कि डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। ओके चलो भाई, तो ये सब अपने हो गए यहाँ पर। तो कैपटाउन रोम, कैपटाउन सी पोर्ट, रोम इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट लॉरेंस, डैन्यूब, राइन, ठीक है। ठीक है, अमेजन बेसिन हो गया, शंघाई हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका हो गया, एंड कैंटरबरी ग्रासलैंड, पेरीज एंड प्लेन्स, ठीक है ना। कई सारे ग्रासलैंड है दुनिया में, पेरीज हैं, पुस्टाज हैं, वेल्ड हैं, ठीक है, साथ के अंदर पंपाज हैं और कैंटरबरी एंड डाउन्स। चले भाई, अब बात कर लेते हैं यहां पर। द नाउ द फॉलोइंग आर विजुअल एम्पायर, विजुअल के लिए क्या ये, विजुअल के लिए 30 नंबर क्वेश्चन। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इंडिया का, है ना। नेम इज द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश कौन सा हो जाएगा? नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम, है ना, विशाखापत्तनम, ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं, आ जाते हैं नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग इन तमिलनाडु, नवेली, है ना, कोल माइनिंग, है ना, नवेली, जहां पे लिग्नाइट कोल निकलता है। क्या निकलता है? लिग्नाइट कोल, नवेली के अंदर लिग्नाइट कोल निकलता है। सेकंड, इन विच स्टेट आर द रत्नागिरी आयरन एंड माइनिंग लोकेटेड? रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। अगर रत्नागिरी की अगर हम बातचीत कर लें यहाँ पे, ठीक है ना, तो रत्नागिरी जो है वो अगर हम उसकी बातचीत करें तो ठीक है, रत्नागिरी की अगर हम बातचीत करें तो रत्नागिरी कहाँ है? आपके महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी, ठीक है ना, MH महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। चलें भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। द नेम ऑफ द ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात इस जामनगर, है ना, गुजरात के अंदर जामनगर, जामनगर, जामनगर ऑयल रिफाइनरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल रिफाइनरी है ये। नेम ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बताएं भाई, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है बताएं। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बातचीत कर लें, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बातचीत करें, नेम ऑफ द, तो हाईएस्ट डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की इज बिहार। यहां पर ये इस लोकेशन पे बिहार दे रखा है यहां पर, तो बिहार करेंगे करेक्ट यहां पर। सेकंड जो है, द नेम ऑफ द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल। अगर हम प्रोडक्शन जूट की बात करेंगे तो क्या होगा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे लोकेशन नहीं लोकेट कर रखी मैप में, लेकिन मैंने कर दी है, वेस्ट बंगाल होगा। WB, और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। साथ में अगर हम बात कर लेंगे, नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला, तो तिरुवनंतपुरम, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला तो क्या है? तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम। ओके, तो ये अपने सामने जो है, तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग एरिया इन नवेली, लिग्नाइट कोल निकलता है। इन विच स्टेट आर द रत्नागिरी ओल माइन, महाराष्ट्र। नेम ऑफ द गुजरात ऑयल, बिरौनी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो जामनगर है, ठीक है ना। और नेम ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात कर लें, डेंसिटी इन बिहार। एंड नेम ऑफ द स्टेट लीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल। और केरला में तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। कोची क्या है? सी पोर्ट है। तिरुवनंतपुरम क्या है? एयरपोर्ट है, ठीक है। चले भाई, ओके, तो आपका ये पेपर जो था अपन ने पूरा कर लिया है, ठीक है ना। कल सुबह 5 बजे जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो उसके अगर हम बातचीत करें तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगर मैं एस्पेक्ट आपको समझाऊं तो कल मैं आपको इम्पोर्टेंट सुबह 5 बजे जो है वो चैप्टर्स करा दूंगा, दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट जो हाईली मार्क वाले जो यूनिट्स हैं उनको मैं आपको वापस पढ़ा दूंगा एक बार, जिससे सब कुछ गो थ्रू हो जाए, सब कुछ रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए आराम से थोड़े बहुत बैठ के पढ़ लो, फिर सो जाओ। नींद अच्छी करना बहुत जरूरी पेपर से पहले, ठीक है ना। अच्छी स्लीप साउंड नींद लो और सुबह उठ के वापस 5 बजे जुड़ जाना। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते रहें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और कल का पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। कल सुबह 5 बजे, ठीक है। समय पे सोओगे तभी तो समय पे जगोगे। धन्यवाद।